नमस्कार, द ट्राइटरेट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर ज़िले में और ये जो जगह है ये केमिकल साइंस क्लासेज यहाँ पे चल रहा है और इनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो है डॉक्टर संतोष कुमार जी और साथ में हैं निजी कोचिंग संघ के अध्यक्ष अमरजीत सर। और वर्तमान में देश की जो राजनीतिक स्थिति है, देश में जिस तरह से बताया जा रहा है, आपने देखा कि कितना बर्बरतापूर्ण घटना यूपी के हाथरस में हुआ, उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा है। पुलिस का सख्त पहरा है और उसको मीडिया से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है। डीएम साहब के द्वारा लगातार उसको धमकाया जा रहा है। उस सारे परिदृश्य को लेते हुए वर्तमान में बिहार की भी जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिए चलते हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी के पास और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारे देश में वर्तमान में जो बेटियों का हाल है, ये लगातार रेप की घटनाएं जो बढ़ती जा रही है, ये तो समस्याएं हैं और आप टीचर हैं, हमारे गुरुजन हैं और हमें लगता है कि इसका सही समाधान आप ही लोगों से हो सकता है, आप ही लोगों से संभव है। आप युवाओं को जो नया दिशा निर्देश देंगे उस पे वो काम करेंगे, तभी इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि यूपी के हाथरस में जिस तरह की घटना हुई उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं और उस पर आपका क्या मशवरा हो? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने कुछ समय निकालकर हमसे बात करने की कोशिश की। आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गांधी जयंती है और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग गांधी जी को याद करेंगे। और गांधी जी के द्वारा एक शब्द कहा गया था कि जब रात के 12 बजे हमारी घर की बेटियां सड़कों पर निकलना शुरू कर देगी, उसी दिन असली स्वतंत्रता का मतलब समझ में आएगा। ये गांधी जी का दिन है। आज गांधी की विचारधारा से लोग दूर जा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए दूसरे विचारधारा की ओर वो टर्न अप कर रहे हैं। यही कारण है कि ये हाथरस की घटना घटी है। आज बेटियां हमारी समाज की आधी आबादी है और उनके साथ ऐसी घटना होना, बर्बरतापूर्ण घटना होना, मैं अपने शब्द में इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज गांधी जी भी सोच रहे होंगे कि हमने कैसी आज़ादी अपने देश के लोगों को दिलाई जिसका उनको अर्थ ही मालूम नहीं है। क्योंकि जब तक समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, जब तक समाज में बेटियां उस फ्रीडम के साथ नहीं चलेंगी, कदम में कदम मिलाकर के नहीं चलेगी, तब तक सच्ची आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आज गांधी जयंती है और गांधी जी को याद करते हुए जिस तरह की प्रेरणा आपने दी है ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं दूसरा सवाल ये जानना चाहूंगा कि यूपी सरकार का जो रवैया है उस परिवार के प्रति वो किस हद तक ठीक है लोकतंत्र के लिए? ये लोकतंत्र के लिए ठीक की बात कहाँ है? यूपी सरकार का एक एक कदम, एक हाथरस की ही घटना नहीं, वहां दिन प्रतिदिन गैंग रेप जैसी वारदातें होती रहती है और इस पर सरकार के द्वारा, सरकार के संरक्षण में ये कार्य करवाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा। आज सरकार अगर न्यूट्रल होती तो ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या बिगड़ जा रहा था भाई कि रात के 1 बजे 2 बजे रात में आप दाह संस्कार कर देते हो, उसके माता पिता तक को वहां तक पहुंचने नहीं देते हो? क्या था, क्या जा रहा था? सरकार हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारी ज़रूरतें, हमारी जो निजी सुविधा है, निजी व्यवस्था है, उसको वह ईमानदारी पूर्वक लागू करे। सरकार ही देने वाले ही अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इस सरकार से या किसी भी सरकार से क्या आप आशा रख सकते हैं? इसलिए योगी सरकार जी को चाहिए कि इस पर संज्ञान ठीक से लें और जो भी घटना में दोषित है उनको बचाने का प्रयास न करें। क्योंकि अभी तक
जो उनकी एक्टिविटी देखी गई है सरकार के द्वारा या पुलिस कर्मियों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, इवेन जिला पदाधिकारियों के द्वारा जो वहाँ पर व्यवहार किया गया या जो उनके द्वारा कृत्य किया गया, वह लगता है कि लड़की के साथ नाइंसाफी हुई, पक्षपातपूर्ण रवैया वो लोग अपना करके इस केस को रफा दफा करके और जो दोषी है उसको बचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब हम बात करना चाहेंगे अमरजीत सर से, और ये लगातार पॉलिटिकल भी एक्टिव रहते हैं और सामाजिक जो भी इशू है उस पर लगातार अपनी लेखनी का प्रयोग करके हमारे समाज को लगातार संदेश देते रहते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो दिखाया जा रहा है कि वो बेटी बहुजन समाज की थी, शायद इसलिए इस मामले को नीपापोती करने के चक्कर में लगी हुई थी योगी सरकार, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यूपी में जो दलित के साथ जो घटनाएं होती हैं ये वहाँ आम है, और ये आम तब और ज़्यादा हो गया है जब यूपी में मोदी जी की बीजेपी की सरकार आई और योगी की सरकार आई। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि जब एक वाल्मीकि समाज के लड़की के साथ हत्या होती है, बलात्कार होता है, जीव तक काट लिया जाता है, और यह लोग पूरे भारत में यह बात न फैले इसके लिए यह वहाँ से प्रूफ करवाया जाता है हॉस्पिटल से कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था, जबकि जो लड़की है वो खुद स्वीकार करती है कि मेरे साथ रेप हुआ। जी बिल्कुल, तो इसका हम स्पष्ट जवाब चाहेंगे कि क्या ये इस घटना को जो दबाने का प्रयास किया गया, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का फैक्टर लागू होता है क्या? हाँ बिल्कुल, तो है ही, स्पष्ट दिखता है। यूपी में जिस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है स्पष्ट दिख रहा है। वहाँ जो है किस प्रकार चाहता नहीं है वहाँ की सरकार जो यह बात पूरे भारत में लोग जाने, और रात में 2 बजे आप बिना परिवार को साथ लिए हुए, और डीएम वहाँ के एसडीएम थे कोई मीना, वो 1 लाख मारता है लड़की के पिताजी को, और बोनट पे जो है वो औरत वहाँ रो रही है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है भारत में अभी जो है, मतलब क्या कहा जाए, ये जो है ये तो एकदम से अलोकतांत्रिक व्यवस्था कर दिया गया है, और जितने भी लोग हैं वो कठपुतली मात्र बनकर रह गए। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी चुनावी माहौल है बिहार में, आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के लोग अपनी अपनी फायदा के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग गठबंधन बना रहे हैं, नए गठबंधन बना रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी की सरकार में बैकवर्डों को सताया जा रहा है, फिर जो अपने आप को बैकवर्ड और पिछड़ा का नेता मानते हैं और बदलाव चाहते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इनकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, समाजवादियों में एक तो शुरू से कहावत है कि एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, है ना। निजी स्वार्थ को लेकर के वो जो है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। जबकि अगर मैं समझता हूँ कि एनडीए को अगर हराना होता तो सब लोग साथ होते, आरजेडी हो, लेफ्ट पार्टी हो, और जितने भी इस विचारधारा को मानने वाले लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको सीट चाहिए, सबको सीट चाहिए। इसी वजह से लोभ के कारण लोग अलग अलग हो जाते हैं, और अंत में क्या होता है, हमारे नेता जो है जो लड़ने के लिए दिखाई देता है कि वो हमारे लिए लड़ेंगे, वो अंत में फ्लॉप हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि अभी जो वर्तमान दृश्य है बिहार का, उसमें नेताओं के द्वारा पॉलिटिक्स को व्यापार बना लिया गया, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है। हमको कितना टिकट मिलेगा, कितना हम बेच पाएंगे, शायद इसी पे डिस्कस होता है। राष्ट्रहित और लोकहित की तो बात ही नहीं होती है। इस पे आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये अभी तो दिख रहा है। अभी तो जो धनाढ्य लोग हैं वो पैसा लेके अगर जाते हैं तो उनको जो है वो टिकट मिल जाता है, और लोग, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी कर देते हैं। ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा है, ऐसा अभी दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप अगर इस बात से सहमत हैं तो मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप टीचर हैं, समाज के निर्माता हैं, और आप जैसे जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जब भी संकट का समय आए, देश डूब रहा होता है, तो उसमें युवाओं को जागृत करने का काम होता है, और साथ ही देश को बचाने का कार्य किया जाता है। और जरूरत पड़ने पे आप लोग खुल के नेतृत्व में भी आने से ना कतराए। तो आप
इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, आपको अगर नेतृत्व करने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, जैसे अभी नैक का टीम है, इसमें बहुत सारे IITians हैं, है ना, सभी इंजीनियर्स हैं, है ना, शिक्षा क्षेत्र से उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, है ना, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जैसे आप SSC वाला एग्जाम्स के लिए धरना दिए, रेलवे के लिए दिए, निजीकरण के विरोध में आए दिन आप जो है वो काम करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जागरूकता धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग समझेंगे। तो दिल्ली दूर नहीं है, आने वाले समय में युवा समझेंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत दिन तक ऐसे लोग शासन नहीं कर पाएंगे, आने वाले समय में जरूर युवाओं का होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा कि वर्तमान में बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, जो 90 से पहले का जो समय था उसमें नो डाउट लालू जी आए, सोशल जस्टिस की बात किए, सही बात है। उस वक्त जो है 90 से पहले, है ना, जो सामंतवादी सोच के लोग थे, है ना, अभिजात वर्ग के लोग थे, वो दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार करते थे। इसी वजह से उन्होंने सबको एक बार ललकारा था कि नहीं, है ना, अंडा बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, शुगर चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, उन्होंने आवाज दिया। इसी वजह से लालू जी आज भी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। जी, लेकिन लगातार उसके बाद उन्होंने तो बिहार के लिए कुछ नहीं किया और यही वजह है कि शायद उनको सत्ता खोना भी पड़ा। हाँ, अब मैं देखिए, दोनों नहीं हो सकता है। आप सोशल जस्टिस की बात करें और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें, दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी को ला के बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ना, पैसा वाला अडानी को बना देना चाहिए। दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। उस समय उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसा दिए, बिना कुछ खर्च किए और उस गरीब को जगा दिया। यही रियल लीडरशिप वही होता है। और फिर बाद में विकास होगा और आर्थिक विकास होगा, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उस समय जो है सोशल जस्टिस जो है या सामाजिक विकास की ही बात सत्य था और होना भी चाहिए था। नहीं तो अभी जितना जोर से बोल रहा है वो नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि सर का इशारा महागठबंधन की तरफ जा रहा है। और जो दूसरे हमारे आदरणीय सर हैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आप जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी, समस्तीपुर में आपको उनका विकास कैसा दिख रहा है और आप इस बात से कितना सहमत हैं कि उन्होंने विकास किया है वास्तव में? नीतीश जी को विकास पुरुष लोग यूं ही कह दिया करते। विकास अगर वाकई में हुआ होता तो हम एज ए टीचर कह सकते हैं कि इनके 15 साल के कार्यकाल में क्या एक भी यूनिवर्सिटी खुली? नहीं खुली। एक IITs की स्थापना, वह भी भारत सरकार के द्वारा 20 IITs, न्यू IITs की स्थापना की गई। उसमें एक संजोग से बिहार भी था। लेकिन आज भी बच्चे को अगर ऑप्शन भरना होता है तो सबसे लास्ट ऑप्शन वो पटना को चुनता है। जी जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र को तो वो डुबा ही दिए सर। लेकिन जो सड़कें और जो बिजली की बात की जा रही है, हमें लगता है हम अभी आ रहे थे रास्ते में तो हमारा बाइक एक नाले में गिर गया। आपकी जो सड़कें हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। तो मेरी सड़कें क्या, मेरी जहाँ पर आप हैं वहाँ से आप निकलिए, प्रत्येक घर में 1 फीट पानी लॉगिंग किया हुआ है। सड़क पर ऐसी है कि अभी जो मैं जाता हूँ, यहाँ से मेरा एक मकान है, वहाँ की दूरी जस्ट 700 से 800 मीटर की है। लेकिन इसके लिए हमको 2000 मीटर घूम के जाना पड़ता है और वह भी रिक्स लेकर के। कौन नाले में कब गिर जाएंगे इसका एक भी सिलाब सही नहीं है, एक भी सड़क ठीक नहीं। इवन मैं क्या कहूँ, जहाँ पर इन लोगों ने शिक्षा कार्यालय बनाया है, शिक्षा सदन बनाया है तिरहुत एकेडमी कैंपस में, आज स्थिति उसके रोड सड़क की ऐसी है कि वो धंस गया है। पदाधिकारी लोग को स्कॉर्पियो मेन रोड पे लगा करके पैदल आना पड़ता है। कल वो लोग अपने खर्च से मिट्टी डलवाए हैं, तब जा करके वो प्लेन हुआ। ये तो सड़क की स्थिति है। सड़क वही अच्छी है जिसके लिए हम लोग पेड करते हैं, टोल टैक्स देते हैं। क्योंकि वो नहाई के थ्रू कार्यक्रम है तो वहाँ हम पैसा देते हैं, और जब पैसा देते हैं यहाँ से निकलेंगे, मुजफ्फरपुर पहुँचेंगे, 30 रुपया टोल टैक्स देंगे, तो सड़क तो हमको अच्छी मिलेगी ही नहीं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है,
आप सड़क बना रहे हैं। आप हमारा अपना अनुभव है कि हम 25 वर्षों से समस्तीपुर में हैं। जितनी चौड़ाई इस सड़क की ताजपुर रोड की थी, उस समय उतनी ही चौड़ाई में मतलब 2-3 फीट बढ़ा है। जब ये ढाल दिया है तो जनसंख्या कितनी बढ़ी होगी 25 सालों में, गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ी, लेकिन सड़क की चौड़ाई उतनी ही है। आप जानेंगे कि भोला टाकी चौक पर दिन प्रतिदिन घंटों जाम में लोग फंसे जाते हैं। तो आप क्या सड़क की बात करेंगे, क्या सुशासन की बात करेंगे, क्या आप एजुकेशन की बात करेंगे? सब चीज में तो पिछड़ा हुआ, इसलिए तो बिहार का इंडेक्स में सब जगह नीचे स्थान आ रहा है। तो नीतीश जी शुरुआत के टाइम में जब उनका फर्स्ट टर्म था, उस टर्म में चूंकि लालू जी के समय वो गड्ढे थे सड़क, उस सड़क को उन्होंने भरा तो मीडिया चैनलों ने कहा कि भाई कुछ तो हो रहा है। लेकिन एक बार जब वो भर गया, उसके बाद से कुछ हुआ कहाँ? जो भी हुआ रसल, आज आप कहते हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और आपके यहाँ 32 बेटियों के साथ प्रत्येक दिन बलात्कार हुआ। मुजफ्फरपुर की जो बालिका गृह कांड है, क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? यह भी हमारे लिए शर्म की बात है कि वह अनाथ बच्ची थी, गरीब घर की बच्ची थी, उसका कोई सहारा नहीं था और उसको वहां रख करके और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उसका मिसयूज किया गया। क्या यह शर्म की बात नहीं है? यह भी बहुत बड़े शर्म की बात। तो ऐसी स्थिति में आप विकास पुरुष लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, लेकिन वाकई में अगर विकास पुरुष होते तो लोगों को अंदर से फीलिंग आती, लोग अंदर से सोचते। आज के सिनारियों में आप जरा सोच सकते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर 15 वर्षों तक कार्य अगर ईमानदारी से किया होता तो क्या नीतीश जी अकेले चुनाव लड़ते तो जीतते नहीं। आज बीजू पटनायक को आप देख सकते हैं, उड़ीसा में 4था टर्म वो खेल रहे हैं। क्यों खेले? क्या वो किसी से गठबंधन किए? क्या बीजेपी से पहले अलायंस था, उन्होंने अलग होकर के भी लड़ा, तब भी वहां सरकार बनाई। ये है बीजू पटनायक की ताकत। तो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, अपने काम से, अपने कर्म से ऐसा कर्म करे, देश की जनता, राज्य की जनता के लिए ऐसा वो उदाहरण पेश करे कि उसको हटाने के लिए कोई सोचे भी ना और उनको बने रहने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे लगातार, ये सर हैं और ये कब तक बोलते रहेंगे। समस्याएं भी बहुत सारी है, उन पे लगातार उन सारी समस्याओं का एक साथ तो हम डिबेट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना पता चल गया है कि आज देश में ही नहीं, हमारे राज्य में भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता जनहित के बारे में नहीं सोच रही है। आप तमाम युवाओं इस पे एक्टिव रूप से सोचे समझे। आज के लिए धन्यवाद। लगातार मैं इस तरह का एपिसोड दिखाते रहूंगा। मैं उन तमाम टीचरों से, उन बुद्धिजीवियों से मिलता रहूंगा।